नमस्कार साथियों। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने स्टडी विथ वाई के खांडल परिवार में। दोस्तों, आज हिंदी शिक्षण विधियों के विभिन्न राज्यों की जो टेट एग्जाम होती है उनमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और उन प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो आपकी आगामी रिट भर्ती होगी 2022 की, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ये कक्षा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने हिंदी के जो टॉप 30 क्वेश्चन है, जो पूछे गए क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों में, वो देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी विधि आर्मी मेथड से संबंधित नहीं है? सर्वभाषीय विधि, अनुकरण परिष्करण विधि, भाषा वैज्ञानिक विधि या अंतर्बोध विधि। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्बोध विधि। यदि किसी अभ्यर्थी को वीडियो स्लो लग रहा है तो वो प्ले स्पीड को, जो अपनी प्ले स्पीड होती है, उसको 2 गुना तक बढ़ाकर वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। माइकल सेमर द्वारा प्रतिपादित विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, सैनिक विधि, अभिकर्मित अधिगम और ध्वन्यात्मक विधि। तो दोस्तों, माइकल सेमर ने ध्वन्यात्मक विधि प्रतिपादित की थी। अभिकर्मित अधिगम विधि स्किनर द्वारा प्रतिपादित की गई थी। प्रत्यक्ष विधि बोकिल द्वारा प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बालक को किस सोपान में पता चल जाता है कि उसे पढ़ना क्या है? अर्थात बालक को कब पता चलता है कि उसे पढ़ना क्या है, पढ़ना किस चीज से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, तो किस सोपान में पता चलता है? अनुकरण वाचन में, आदर्श वाचन में, प्रस्तावना में या स्पष्टीकरण में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, प्रस्तावना में। जब हम पाठ योजना बनाते हैं, जब भी हम बीएड बीएसटीसी, जब भी किसी भी बंदे ने बीएड बीएसटीसी की थी और एक लेसन प्लान की डायरी दी थी जो 96 दिन के लिए होती थी, तो उसमें हम जब पाठ योजना बनाते थे तो एक प्रस्तावना से हम एक टॉपिक को लेते थे कि हमें टॉपिक पढ़ाना क्या है। तो वही चीज़ होती है प्रस्तावना के अंदर। पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के अंदर कितने क्वेश्चनों का पूछा जाता है, तो मैक्सिमम 6 और मिनिमम 4 से 5। मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चनों को पूछा जाता है और मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चनों को पूछा जाता है। जो छठा क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन। समस्यात्मक क्वेश्चन से ही हमें टॉपिक का पता चलता है, अर्थात हमें पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है, उस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के भाव एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है? बोली, भाषा, भाव या विचार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकते हैं, मन के भावों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष हम रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा। निम्न में से भाषा कौशल नहीं है? सुनना, बोलना, विचार करना या पढ़ना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचार करना। तो दोस्तों, ये देख लेते हैं भाषा कौशल होते कौन कौन से। सर्वप्रथम भाषा कौशलों की संख्या होती है 4, जिसे एक शॉर्टकट ट्रिक से हम जान पाएंगे। सुबह पढ़ ली, जो सुबह का दिन होता है, सुबह पढ़ ली या सुबह पढ़ ली, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। इसके माध्यम से भाषा कौशलों को जानते हैं। सु से मतलब होता है सुनना, बो से होता है बोलना, पढ़ से होता है पढ़ना और ली से होता है लिखना। दोस्तों, यह क्रम वैज्ञानिक क्रम है। कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि भाषा कौशलों का वैज्ञानिक क्रम क्या है, तो ये क्रम ही क्या होता है, वैज्ञानिक क्रम भाषा कौशलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा, जो भाषा कौशल है अपने, उसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अब वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है वो भी हम जान लेते हैं। 2 कैटेगरी में पहली कैटेगरी आती है अभिग्रहणात्मक की। अभिग्रहणात्मक नाम से ही पता चलता है ये कौन सी कैटेगरी। अभिग्रहणात्मक का अर्थ होता है कि किसी के विचारों को, भावों को हम आत्मसात करते, ग्रहण करते हैं, वो क्या होता है, अभिग्रहणात्मक। दूसरी कैटेगरी आती है अभिव्यक्तात्मक।
अभिव्यक्तात्मक कैटेगरी आती है। अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को, भावों को किसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही क्या होता है, अभिव्यक्तात्मक। अब अभिग्रहणात्मक में भी दो कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पढ़ना, किसी लिखी हुई चीज को, किसी लिखी हुई बात को हम आत्मसात करते हैं पढ़कर, और किसी व्यक्ति द्वारा बोली गई बात को हम सुनकर आत्मसात करते हैं। तो ये सुनना, पढ़ना और सुनना, ये आता है अभिग्रहणात्मक के अंतर्गत। और अभिव्यक्तात्मक के अंतर्गत आता है बोलना, किसी व्यक्ति को कोई बात, अपने विचार, अपने भाव प्रकट करते, किससे प्रकट करते, बोलकर। और दूसरा होता है लिखना, लिखित रूप में किसी भाव को, किसी विचारों को, किसी बात को हम दूसरे व्यक्ति के समक्ष देते हैं। तो ये चीजें क्या हो गई, भाषा कौशल के विषय के बारे में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दक्षता क्या है? दक्षता का अर्थ है किसी कार्य को पूर्ण कर लेने की क्षमता, विद्यार्थी का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, छात्र की परिपक्वता, या उपरोक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किसी कार्य को पूर्ण कर लेने की क्षमता ही क्या होती है, दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सुनने का कौशल है, सुनने से क्या है? अर्थ ग्रहण करने से है, कक्षा में न बोलने से है, शिष्टाचार का पालन करने से, उपरोक्त सभी। दोस्तों सुनने का कौशल होता है अर्थ ग्रहण करने से। किसी बात को सुनते हैं, किसी के विचारों को सुनते हैं, किसी की बोली को सुनते हैं, तो सुनने का अर्थ क्या होता है कि उसके अर्थ का ग्रहण करना ही क्या होता है, सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, परिभाषा रटना, ये सब चीजें किस में आती है, कौन से कौशल में आती है? परिभाषा, ज्ञान प्राप्त करना, रटन की जो जितनी भी बातें होती है रटंत की, वो किस में आती है, ज्ञानात्मक में। परिभाषा से क्या होता है, हमारे ज्ञान का विकास, परिभाषा रटने से। ज्ञान प्राप्त करना अर्थात किसी बात को जानना, उससे भी क्या होता है, हमारे ज्ञान का विकास। अर्थात ये सब चीजें किस उद्देश्य में आ जाती है, ज्ञानात्मक में। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ज्ञानात्मकता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौशलात्मक उद्देश्य में नहीं आता है? बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना, या रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो दोस्तों अधिकतर क्वेश्चनों में क्या होता है, ये आता है, नहीं आता है, इन पे अधिक हमें विशेष ध्यान देना है। इसमें क्या है कि इसमें 3 तो आता है, बल्कि जो एक ऑप्शन है वो अपना नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है और एक ऑप्शन क्या है, अपना नेगेटिव है, अर्थात नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। कौशलात्मक ज्ञान प्राप्त करना, ये आ गया ना कौशलात्मक। कौशलात्मक में थोड़ी आता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना आता है ज्ञानात्मक कौशल में। ये जो ज्ञान होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, अभिव्यक्तात्मक, ये होता है क्या एक्चुअल में, ये जो ब्लूम था अपना, जो मूल्यांकन की जो इसने दी थी टेक्सोनोमी, ब्लूम की मूल्यांकन, आगामी कक्षा में हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ब्लूम ने जो 3 प्रकार से टेक्सोनोमी मूल्यांकन किया था, एक तो ज्ञानात्मक रूप से, एक भावात्मक रूप से, और एक क्रियात्मक रूप से। अब ये ब्लूम की जो मूल्यांकन की जो होती है, इसे 3H प्रणाली भी कहते हैं। 3H का मतलब होता है हेड, H से होता है हेड, HED हेड का मतलब होता है सिर, और सिर से तात्पर्य होता है ज्ञानात्मक से। और H से होता है, दूसरे H से होता है हार्ट का मतलब होता है हृदय का मतलब होता है भावात्मक तथ्य से। और तीसरे H का मतलब होता है हैंड का मतलब होता है क्रिया करना, हाथ से हम क्रिया करते हैं, तो वो तीसरे H का मतलब होता है क्रियात्मक से। दोस्तों इन जो ब्लूम की जो टेक्सोनोमी, अब टेक्सोनोमी क्या होती है, ब्लूम के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है टेक्सोनोमी, ये पूछा गया है काफी बार। और 3H का जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, ब्लूम ने। और ब्लूम का जो कार्य था वो मूल्यांकन करने में ज्यादा योगदान था।
तो दोस्तों इस ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, जिसे 3H का नियम भी कहते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से आगामी कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय का पद नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना। इस क्वेश्चन का काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति या तुलना। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति। अब जो हर्बर्ट स्पेंसर है, ये भी मूल्यांकन से ही संबंधित रखते थे। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने कितनी पद दिए अपने मूल्यांकन सिद्धांत में? पांच पदों का उल्लेख किया। अब 5 पदों को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, PPTSP। PPTSP। इस P का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। इस P का मतलब होता है प्रस्तावना। T का मतलब होता है तुलना या संबंध, संबंध। S का मतलब होता है सामाजिक। कहीं दोस्तों ये जो सामाजिक है अपना, सामाजिक की जगह क्या लिखा हुआ होता है? सामान्यकरण और सामाजिक, इसमें शब्दों में अंतर मिलता होगा आपको, लेकिन इनके जो अर्थ को यदि हम समझेंगे तो अर्थ एक ही है। और लास्ट वाले पी का मतलब होता है दोस्तों प्रयोग या अभ्यास। प्रयोग कह दो या अभ्यास कह दो, एक ही बात है। तो ये जो 5 पद दिए गए हैं, इनके विस्तृत नाम हैं और इनका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, काफी बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते दोस्तों। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है भाषा से अलग व्याकरण का ज्ञान, सभी विषयों का समेकित ज्ञान, भाषा शिक्षण के साथ व्याकरण का ज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों समवाय प्रणाली एक व्याकरण मतलब भाषा के साथ साथ किसका ज्ञान प्राप्त करना होता है? व्याकरण का ज्ञान। ये होगी। अब ये 2 विधि थी, एक थी समवाय विधि। हम हिंदी शिक्षण विधि में विस्तृत रूप से इनकी आगामी कक्षा में चर्चा करेंगे, लेकिन एक नॉर्मल जो इनका व्यवहार होता है उनको देख लेते हैं। एक विधि है समवाय और एक होती है संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि, भाषा समवाय विधि। इनमें क्या होता है कि भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान दे दिया जाता है। कोई भी बालक जब जन्म लेता है वह भाषा को तो जान लेता है। जैसे कोई भी बच्चा, 5 साल का बच्चा, वह बात तो करने लग जाता है, लेकिन वह बात करता है लेकिन व्याकरण, उस बात का व्याकरण नहीं जानता, उस भाषा का व्याकरण नहीं जान पाता। और इन दोनों विधियों में क्या होता है कि भाषा के माध्यम से, भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी क्या दे दिया जाता है? ज्ञान। अब ये दोनों विधियों में एक ही है, लेकिन ये जो समवाय विधि है, ये विधि है आधुनिक विधि, और भाषा संसर्ग विधि है, ये प्राचीन विधि है। आगामी कक्षा में इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है? अनुकरण वाचन करते समय, अनुकरण वाचन के बाद, आदर्श वाचन करते समय, या आदर्श वाचन के बाद। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकरण वाचन के बाद। किसका की उपयोग किया जाता है? उच्चारण का, उच्चारण अभ्यास का। जब कोई शिक्षक कक्ष में किसी विषय को पढ़ाता है, बच्चा उसका क्या करता है? अनुकरण करता है उस विषय वस्तु का। अब अनुकरण करने के बाद ही उसका उच्चारण अभ्यास करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकरण वाचन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। दूरस्थ विधि से संबंधित नहीं है। स्वाध्याय, तकनीकी सहायता, नियंत्रण या व्यवस्थित सामग्री। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्लेषणात्मक विधि सर्वाधिक उपयोगी है गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में, रचना शिक्षण में, या व्याकरण शिक्षण में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्याकरण शिक्षण में। व्याकरण शिक्षण में विश्लेषणात्मक विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस विधि द्वारा कवि के हृदयस्थ भावों को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है? अभिनय विधि में, कविता पाठ में, या रसास्वादन में, या सूत्र विधि में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसास्वादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है।
व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, व्यास प्रणाली या गीत और अभिनय प्रणाली। तो प्राथमिक स्तर की बात की है इसने, तो प्राथमिक स्तर में जो कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली होती है वो होती है गीत। गीतों के माध्यम से कविताओं का बोध करवाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से सृजनात्मक उद्देश्य है, सृजनात्मक उद्देश्य कौन सा है? मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेना, शब्दवृत्तियों का विकास करना, भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करना एक सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी का रूप नहीं होता, ये होता है एक रटंत विद्या। रटंत विद्या फलंत कभी भी नहीं होती, रटंत विद्या। और जो इस क्वेश्चन का पहले तो मैं सही आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी है, भाषा कौशलों में मौलिकता। जो में मौलिकता है ये एक कीवर्ड है, टैग वर्ड है। अपन शिक्षण विधियों में काफी कीवर्डों के माध्यम से भी हम अपने क्वेश्चनों को आसानी से सही कर सकते हैं। तो मौलिकता, मौलिकता का संबंध किससे होता है? सृजनात्मकता से। सृजनात्मकता से ही मौलिकता का संबंध होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञान प्राप्त करना ये किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञानात्मक के अंदर। परिभाषा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, किसी के भाव विचारों को सुनना, ये सब चीजें किसमें आएगी? ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना का अर्थ होता है रटंत से, रटंत विद्या से। समझने से नहीं होता, रटने से होता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानों में ज्ञान का विकास करना। ये किस कौशल में आएगा? ज्ञानात्मक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? जो अपना भाषा कौशल है उसका ये पूछ लिया। भाषा कौशल का जो स्वाभाविक क्रम होता है, एक वैज्ञानिक क्रम होता है, वो कौन सा है? तो ट्रिक के माध्यम से हमने अभी कुछ देर पहले पता किया था कि इसका वैज्ञानिक क्रम सुपो पडली, ये एक ट्रिक है। सु से होता है सुनना, तो सुनना किस में आता है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। इसमें नहीं आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। बहुत से मतलब होता है बोलना, तो सुनना के बाद में आता है पढ़ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। बच्चा क्या अपना ऑप्शन सी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्पष्टीकरण का दूसरा नाम क्या है? विश्लेषण, संश्लेषण, सारांश या आत्मीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, आत्मीकरण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रयोग प्रणाली किस शिक्षण विधि के नाम से जानी जाती है? नाटक शिक्षण विधि, गद्य शिक्षण विधि, पद्य शिक्षण विधि या रचना शिक्षण विधि। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाटक शिक्षण विधि। नाटक के माध्यम से प्रयोग करके हम किसी विषय वस्तु को आत्मसात करते सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ योजना में प्रस्तावना का महत्व है। प्रस्तावना अभी ही चर्चा की है। प्रस्तावना से एक तो हमें टॉपिक का पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से पता चलता है कि छात्रों को नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पाठ का विकास करने के लिए, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए। अब कैसे? जब हम बीएड बीएसटीसी करे थे तो पाठ योजना तैयार की थी हमने, हम सभी ने। तो पाठ योजना के अंतर्गत हमें कोई टॉपिक दे दिया जाता था कि जैसे पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के बारे में टॉपिक दे दिया। अब पृथ्वी के बारे में प्रस्तावना प्रश्न कैसे तैयार करेंगे? प्रस्तावना प्रश्न, जैसे हम कहाँ रहते हैं? हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी कौन से ग्रह पे, कौन से प्लेट पे रहता है? तो आंसर आएगा अपना पृथ्वी, पृथ्वी ग्रह पे। तो ये जो समस्या जो निकल के आता है, जो ये प्रश्न, ये होता है समस्यात्मक प्रश्न। अब पूर्व ज्ञान की भी जांच हो रही है इसमें कि पहले हमने पूछा कि हम कहाँ रहते हैं, कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन से ग्रह में रहता है? तो ये पृथ्वी ग्रह में। तो पूर्व ज्ञान की जांच होने के साथ साथ हमें जो टॉपिक होता है, पढ़ना क्या है, उसका भी पता चल रहा है। तो ये सब चीजें किससे संभव होती है? प्रस्तावना से। प्रस्तावना का महत्व ये होता है पूर्व ज्ञान की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लिखित परीक्षा द्वारा जिन उद्देश्यों का मूल्यांकन होता है वह है ज्ञान, अभिरुचि, कौशल, ज्ञान, ज्ञान उपयोग, ज्ञान अवबोध, कौशल, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अवबोध, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, ज्ञान, कौशल व बोध। दोस्तों हम ब्लूम की जो टेक्सोनोमी
3H का जो नियम पढ़ रहे थे, 3H के नियम में क्या होता है, ज्ञान, ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। अब दोस्तों इस ज्ञान को भी 6 प्रकार में, जो ज्ञानात्मक कौशल है अपना, इसको भी 6 प्रकार में विभाजित किया गया है। अब 6 प्रकार कौन सा है, इसकी एक ट्रिक है, ज्ञा, बो, ज्ञा, ज्ञाबो, ज्ञा, विषम्बो, विषम्बो। इससे ज्ञा से होता है ज्ञान, बो से होता है बोध अर्थात अवबोध, और ज्ञा से होता है ज्ञानापयोग, वी से होता है विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, मूल्यांकन। अब जो ये मूल्यांकन है उसके लिए ये सब चीजें उपयोगी है। अब ये चीजों का क्रम मिलेगा अपने को ऑप्शन बी में, ज्ञान, अवबोध, कौशल और ज्ञानापयोग, ये सब चीजें किसमें हो गई, ऑप्शन बी में। इनका जो स्वाभाविक क्रम भी यही है, जो स्वाभाविक क्रम पूछा है, स्वाभाविक क्रम, मनोवैज्ञानिक क्रम यही है, ज्ञान, अवबोध, कौशल और ज्ञानोपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछा इसने, अर्थात 3 तो है और 1 नहीं है। ध्वनियाँ, कविता पाठ, वार्तालाप या भाषण। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस विधि में छात्र काम करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, काम करके सीखता है। अन्वेषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि या व्याख्यान विधि। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि का दूसरा नाम है खोज विधि, खोज विधि। इस विधि का आविष्कार किसने किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। जो आर्मस्ट्रॉन्ग मनोवैज्ञानिक हुए थे अपने, उसने खोज विधि व अन्वेषण विधि, ये जो एक ही नाम है इन दोनों का, इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भाषा संसर्ग प्रणाली उपयोगी है। अभी पढ़ा था हमने भाषा संसर्ग प्रणाली और समवाय प्रणाली, ये दोनों प्रणाली किससे संबंधित है, व्याकरण विधि से। अर्थात भाषा का ज्ञान कराने के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान दे देना ही इन दोनों का एक विशेष एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रदर्शन विधि किस स्तर पर भाषा में उपयोगी है, प्रदर्शन विधि किस स्तर पर भाषा में उपयोगी है। ऑप्शन ए है माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर। तो प्रदर्शन विधि किस पे आधारित है दोस्तों, प्रदर्शन विधि है प्राथमिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वह कौन सा वचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता, अर्थात गद्य में उसका यूज ले सकते हैं परंतु पद्य में उसका यूज नहीं ले सकते। वह कौन सा वचन है, वचन अर्थात वाचन, गलत मिस प्रिंटिंग हो गया दोस्तों, ये वाचन लिखा हुआ। कौन सा वाचन है जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में प्रयुक्त नहीं होता, पद्य में हम उस वाचन का प्रयोग नहीं कर सकते। कौन सा वाचन है, ऑप्शन ए है मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या संभावित वाचन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मौन वाचन। गद्य में क्या होता है दोस्तों, कविता या कोई लेखनी या कोई जीवनी वो पढ़ते हैं, तो ये सब चीजें हम बिना बोले, बिना अपनी ध्वनियों को प्रकट कर किए हुए हम उनको आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन पद्य में क्या होता है दोस्तों, पद्य में ध्वनि प्रकट की जा सकती है, ध्वनि को प्रकट ही किया जाता है, तभी पद्य का एक सार होता है। जैसे पद्य में क्या होता है, कविता, अब कविता को हम बोल बोल कर प्रकट करते हैं, तो ये होता है मौन वाचन में। इसलिए मौन वाचन पद्य के लिए उपयुक्त नहीं है, प्रयुक्त नहीं है। मौन वाचन होता है मात्र गद्य के अंदर। आदर्श वाचन एक शिक्षक कक्ष में जो क्रिया करता है वो आदर्श वाचन के अंतर्गत आती है। अनुकरण वाचन जो बच्चे शिक्षक द्वारा की गई क्रिया को आत्मसात करते हैं वह होते हैं अनुकरण वाचन। और समवेत वाचन में शिक्षक के साथ साथ बच्चों
जो बच्चे होते हैं वो भी क्रिया करते हैं। अब ये दोनों साथ साथ करते हैं, वो होते हैं समवेत वाचन। समवेत का अर्थ होता है समूह से। अब समूह में कौन कौन होंगे? एक तो बच्चे होंगे, कक्षा कक्षीय बच्चे होंगे, और कक्षा का शिक्षक होगा, वो समूह के अंदर वाचन करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दल शिक्षण का उपयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, नर्सरी स्तर पर या उच्च स्तर पर? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च स्तर पर। दल शिक्षण अर्थात समूह के अंदर शिक्षण करवाना। समूह के अंदर शिक्षण कब सबसे उपयोगी कहाँ पे होता है? उच्च स्तर पर, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। व्यतिरेक विधि, तुलना विधि, व्यास विधि या सिद्धांत विधि? तो दोस्तों, जो द्वितीय भाषा शिक्षण की जो तुलनात्मक विधि है उसे अन्य नाम से जानते हैं व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक विधि को ही किस नाम से जानते हैं? तुलनात्मक विधि से। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा यह पहला प्रयास पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में अपने आपके विचार बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और आज से जो अपना हिंदी है, हिंदी की जो 15 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधि की, उनकी डेली क्लास लेके आऊँगा। और कम से कम मेरा प्रयास यह रहेगा कि जितने भी टेट एग्ज़ाम हुई है आज तक की, जैसे सी टेट हो गया, एम पी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, जितनी भी टेट एग्ज़ाम हुई है उनमें पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ही लेके आऊँगा आपके सामने। तो दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।